एग्रीकल्चर, लैंड एंड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस विच इज द एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, we will be looking at some of the facts regarding कौन कौन से, we will be looking at the land resources, ठीक है, and we'll be looking at the forest resources। ठीक है, now जो land resources वाला जो area है that is mostly from the NCERT। ठीक है, and जो forest resources वाला है, ठीक है, this is from the India State of Forest Report, ठीक है, 2023 which is the latest one that we are currently having। ठीक है, so we have covered all the required crops, all maize, pulses, ठीक है, millets वगैरह we have all done। तो try to learn all the things, जो जो चीज़ें पे ऐसा फोकस करने को नहीं बोला था कि ये वाली चीज़ है, लेवल में याद करने की है ना, दिमाग में सेट है ये चीज़, लेवल में चीज़ों को याद करना कि कुछ फैक्ट्स पहले किए, ठीक है, देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड अ लिटिल बिट, फिर उसको दोबारा कर, मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू विल विजिट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और योर नोट्स, ठीक है, तब जाकर वो तुम्हारे माइंड में अच्छी सी चीज़ें सेट होंगी। ठीक है, सो दिस वाज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। ओके, फ्रॉम हेयर वी हैव द लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में व्हाट वी हैव द भूदान और द ग्रामदान मूवमेंट। ठीक है, भूदान मूवमेंट। ओके, यहां से हमें चीजों की स्टार्टिंग करनी है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्सेस। ओके, सबसे पहले इस मूवमेंट को देखते हैं। ठीक है, कीप एवरीथिंग असाइड, माइंड में सिंगल बिल्कुल उसको उसे क्लीन आउट कर लिया करो। जब भी किसी सब टॉपिक को पिकअप करो उसको पहले आइसोलेशन में देखो, आइसोलेशन में जब फैक्ट्स और बाकी सब चीजें तुम्हें अच्छे से आ जाएं, उसके बाद उसको किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट किया करो। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बिना उस चीज को माइंड में सेट किए तुम भाग जाते हो कहाँ, उनको कनेक्ट करने, अलग अलग क्वेश्चन इरप्ट होने लगते हैं। पहले उसको कंप्लीट सुनो, देखो, समझो, और फिर उसको कनेक्ट करने के बाद फिर अगर तब भी उसके बाद कोई क्वेश्चन इरप्ट होता है देन दैट इज योर मोमेंट व्हेन यू डू दैट। ठीक है, ओके, तो अब बेसिक तुमको एक चीज पता है कि 1947 में गॉट द इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक बनते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी वर हैविंग, कि हमारी जो ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है, जो हमारी कॉलोनियल प्रॉब्लम्स थी वो हमारे साथ इंडिपेंडेंस के बाद हमारे साथ आ गई। ठीक है, एंड व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम, दैट वन थिंग वी वर फेसिंग, दैट इट वाज रिगार्डिंग द लैंड। ठीक है, लैंड के रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम्स थी हमने उनको ठीक करने की कोशिश करी थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हमने करने की ब्रिटिश के टाइम पीरियड में या बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट वी वर हैविंग, देयर वर सम क्लास ऑफ पीपल हु वर हैविंग मैसिव अमाउंट ऑफ लैंड। ठीक है, जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड थी, एंड ऑन द अदर साइड व्हाट वी वर हैविंग, दूसरी साइड क्या था, वी वर हैविंग लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, वी वर हैविंग लैंडलेस फार्मर्स। तो एक तरफ तो वी हैव जमींदार्स जिनके पास 100, 200, 500, ठीक है, ऐसे करके एकर्स में जमीन है, एंड दूसरी तरफ वी आर हैविंग फार्मर्स हु आर हैविंग नथिंग इन देयर हैंड्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन है और यहां से बर्थ होता है किसका, भूदान मूवमेंट का। ठीक है, विच इज ऑल्सो, ये हिंदी नेम है भूदान। ठीक है, तो इट इज लैंड गिफ्ट मूवमेंट। It is also one of the bloodless revolution. There was no fighting, there was no violent clash, nothing. ठीक है, प्यार से किसी को समझाया और वो लोग समझ गए। ठीक है, तो ये वाली चीज थी, तो इट वॉज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इट वॉज वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन दी इंडिया। ठीक है, कैसा रिफॉर्म मूवमेंट था, वॉलंटरी था, किसी से जबरदस्ती उसकी जमीनें नहीं छीनी गई। ठीक है, पीपल वर रेडी टू गिव अप देयर लैंड। किस पर्पस के लिए दे रहे थे, उनको गिल्ट था। ठीक है, उनको लैंड सीलिंग एक्ट से बचना था, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, व्हाट वाज गोइंग इन देयर माइंड। भूधन मूवमेंट जो है और द ग्रामधन मूवमेंट, ये दो नेम से क्यों बोला जाता है, एक तो है कि कुछ ऐसे जमींदार थे जिन्होंने अपने कुछ एकड़ की जमीन किसी को दे दी, अलग अलग फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बट कुछ जमींदार ऐसे भी थे, सोच के देखो, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं थी, पूरे के पूरे उनके पास क्या थे, गांव के गांव थे। दे वर हैविंग विलेजेस
विद देम, ठीक है, उन विलेजेस को उन्होंने क्या करा, दे दिया, तो दैट वाज द ग्राम दन। तो दोनों एक ही चीज है, द लैंड वाज गिवन फ्रॉम द पीपल हु वर हैविंग इट, द जमींदार्स, टू द पीपल हु आर नॉट हैविंग इट, द लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। इनिशिएट किसने करा, ही वाज द गांधीयन विनोबा भावे। सो विनोबा भावे वाज फॉलोइंग हुज आइडियाज, गांधी जीज आइडियाज, क्लियर है। 1951 में कहां से स्टार्टिंग हुई इस चीज की, पोचमपल्ली विलेज विच इज इन द, करंटली इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, गॉट इट, ठीक है। कुछ चीजें लर्न करने की, उनको अच्छे से लर्न करते चलो। बोधन मूवमेंट अटेम्प्टेड टू परसुएट, किसको परसुएट करेगा, वेल्दी लैंड ओनर्स को, ठीक है, जितने भी वेल्दी लैंड ओनर्स हैं उनको परसुएड किया जाएगा, उनको बताया जाएगा भाई ये सिस्टम है, ऐसा है, एंड दे विल व्हाट वॉलंटरली गिव अप द परसेंटेज ऑफ देयर लैंड टू द लैंडलेस पीपल, ठीक है। विनोबा भावे ड्रू द इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट, द सर्वोदय मूवमेंट और द ग्राम स्वराज, ठीक है। विलेज ऑटोनॉमी, ग्राम स्वराज, ये किसका आइडिया है, ग्राम स्वराज का आइडिया किसका है, दिस आइडिया वाज ऑफ गांधी। गांधी जी, इनका आइडिया है, ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ सर्वोदय, अब इस आइडिया को भी देखते हैं कि सर्वोदय, ठीक है, सर्व उदय, सबका उदय हो, मतलब सबकी अपलिफ्टमेंट हो, दैट इज द आइडिया ऑफ सर्वोदय। ग्राम स्वराज इज द ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज और द इंडिपेंडेंस ऑफ द विलेज। तो विनोबा भावे was inspired by the Gandhian ideas, he was inspired by the Sarvodaya movement, he was inspired by the ग्राम स्वराज आइडियाज, सेट करो चीजों को दिमाग में, ठीक है। सर्वोदय वर्कर्स एसोसिएटेड विद विनोबा भावे, अब ये कुछ नेम्स हैं, मल्टीपल टाइम्स इनके गो थ्रू होना, ठीक है, मुझे लगा कि इट कुड कम अप इन एनी वन ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, कि ये लोग किन से रिलेटेड है, तो याद रखना। जयप्रकाश नारायण ऑफ कोर्स ही वाज देयर, ठीक है। दादा धर्माधिकारी, ठीक है। रविशंकर महाराज, चारूचंद्र भंडारी, ठीक है। धीरेन्द्र माजुमदार, शंकरराव दियो, केजी मशरूवाला. Now these were the people that you have to keep their names in your mind, not learn them. I'm not saying you to learn them. I'm asking you to visit them multiple number of times so that you can identify them when they come up in front of you. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यार ये नाम सुना सुना सा है, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है कहीं, वो वाली फीलिंग, वो वाला पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। इनको अपने माइंड में फिट करके, मेमोरी पहले ही वो ना लिमिटेड वाला एरिया है, तो उतने में इसको फिल मत करना। Now they undertook various projects aimed at encouraging the popular self-organization during the 1950s and 60s, and they were the people who were included in the Gramdan and the Bodhan movement. ठीक है, तो विनोबा भावे, his followers, the people who were working with him, his सर्वोदय के वर्कर्स, इन सब ने मिलकर क्या करा, they were doing the Bodhan और the Gramdan movement. क्लियर हो गया। ऐसे करके बहुत सारे वेल्दी लैंड ओनर्स ने अपना जो लैंड है दे गेव इट टू द लैंडलेस पीपल, सिंपल, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ठीक है। सर्वोदय, अभी इसका जो बताया था, इट मींस सबका अपलिफ्टमेंट हो। सर्वोदय बेसिकली मींस व्हाट, इट मींस यूनिवर्सल अपलिफ्ट और द प्रोग्रेस ऑफ ऑल, ठीक है। एक आइडिया है, कौन सा द थॉट है, वो कौन सा है, द कैपिटलिस्ट थॉट और कैपिटलिज्म, ठीक है, ये वाला थॉट है। नाउ एक ऐसे लिखा गया था बाय जॉन रस्किन, ठीक है, जॉन रस्किन क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी अनटू दिस लास्ट, क्या नाम है इस ऐसे का, इट्स नेम वाज अनटू दिस लास्ट, ठीक है। नाउ इसमें इट, ये जो अनटू दिस लास्ट है ना, ये बेसिकली एक क्रिटिक था किसका, कैपिटलिज्म का, ठीक है। महात्मा गांधी, इनके आइडियाज, इसको रीड करा उन्होंने, ठीक है, ऑन हिज ट्रेन में उन्होंने इस चीज को रीड करा, एंड ही वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय ऑल दीज आइडियाज, ठीक है। एंड उन्होंने अपनी फिर धीरे 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 अपनी थ्योरी बनानी शुरू करी, एंड सर्वोदय वाज वन ऑफ द टाइटल, ठीक है, ऑफ हिज 1908 ट्रांसलेशन, और वो ट्रांसलेशन बेसिकली किस चीज का था, अनटू दिस लास्ट का। तो दैट वाज व्हाट सर्वोदय वाज, कि अनटू दिस लास्ट में जॉन रस्किन ने, it was a critique of what, capitalism, it was critic of what, capitalism. Mahatma Gandhi read those ideas,
ही केम अप विद हिज ओन थ्योरी, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करा, उसमें कुछ अपने आइडियाज ऐड करे, एंड सर्वोदय केम अप, ठीक है. Gandhi came to use the term for the ideal of his own political philosophy, and then he started using this word for his own political philosophy. So Sarvodaya idea basically क्या था? It is the idea of universal uplift or the progress of all. ठीक है, आइडिया का बर्थ कैसे होता है? नाउ दिस आइडिया इज रिलेटेड विद महात्मा गांधी, ठीक है. एंड उनके पास ये आइडिया बेसिकली कहां से आया था? देयर वाज दिस पर्सन जॉन रस्किन, ठीक है. उन्होंने एक ऐसे लिखा था, दैट वाज द अनटू दिस लास्ट. क्या था उनका ऐसे? अनटू दिस लास्ट, ठीक है. तो ये उनका वर्क था, अनटू दिस लास्ट. नाउ अनटू दिस लास्ट में से क्या बातें लिखी थी कि महात्मा गांधी उनसे इंस्पायर्ड हो गए थे, ठीक है. एंड इन द 1908 ट्रांसलेशन ही गेव द वर्ड सर्वोदय, ठीक है. अनटू दिस लास्ट में देखो, कैपिटलिज्म जो है एज अ थॉट, ठीक है, कौन सा? कैपिटलिज्म एज थॉट, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है. इट टॉक्स अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है. दूसरा वो क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. यस और नो? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करता है, रिसोर्सेज के बारे में. नाउ जॉन रस्किन वाज बेसिकली सेइंग यार व्हाई वी हैव टू एक्यूमुलेट द वेल्थ, ठीक है. वो सेम वाली बात है, अपने साथ जाना तो है नहीं, ठीक है. दैट वेल्थ शुड बी यूज्ड फॉर एवरीवन, जिसमें सबका भला है उसमें ही अपना भला है, ठीक है. इन सोसाइटी इज गुड, ठीक है, उसी के अंदर इंडिविजुअल का गुड छिपा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट हिज आइडियाज वर of John Ruskin. This was the idea of John Ruskin, and unto this last was a critique of what? It was a critique of capitalism, ठीक है. इट वॉज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है. एंड इनके इन आइडियाज को रीड करके महात्मा गांधी केम अप विद द आइडिया ऑफ सर्वोदय, विच मीन्स द यूनिवर्सल अपलिफ्ट, ठीक है. दैट वी शुड बी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, ठीक है, ना कि सिर्फ हम अपने अपने एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में लगे हुए हैं. Unto, यहां से बाद में इसको रीड कर लेना. Unto this last by John Ruskin is a 1860 work criticizing the capitalist economic theory, arguing that true wealth stems from the moral, fair and human treatment of workers. कि असली वेल्थ क्या है? जब आप अपने सोसाइटी के बाकी लोगों को अच्छे से मोरल तरीके से फेयरली ट्रीट करोगे, ह्यूमन तरीके से ट्रीट करोगे, दैट इज व्हाट रियल वेल्थ इज, ठीक है. और ये एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज ये सब कुछ नहीं है. इट एडवोकेट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. एंड ही कॉल्ड फॉर देयर इज नो वेल्थ बट लाइफ, ठीक है. तो लाइफ इज व्हाट इज लाइफ बेसिकली, दैट वी शुड बी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. अब मैं इसको रिट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, सारे के सारे को. 1860 में जॉन रस्किन एक ऐसे लिखते हैं विच इज अनटू दिस लास्ट. किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं? कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं. महात्मा गांधी व्हेन ही वाज देयर इन साउथ अफ्रीका, उनके एक ब्रिटिश फ्रेंड उनको एक गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. वो ट्रेन में जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, वहां उनका बस अब उनको नींद नहीं आ रही इसको पढ़ने के बाद, ठीक है. ही केम अप विद हिज ट्रांसलेशन ऑफ अनटू दिस लास्ट. क्या था आइडिया? द आइडिया ऑफ द सर्वोदय. नाउ आइडियाज ऑफ सर्वोदय, ग्राम स्वराज उनके पास पहले से ही था. सर्वोदय के आइडियाज, ग्राम स्वराज के आइडियाज. नाउ दीज आइडियाज इंस्पायर्ड हु? विनोबा भावे. एंड ही लेड द मूवमेंट विच इज द भूदान और द ग्रामधन मूवमेंट ऑफ 1951. कहां से शुरू हुई थी? इट स्टार्टेड फ्रॉम द पोचमपल्ली विलेज विच इज करंटली इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है. हो गया ये सारा? वेरी गुड. नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है. वन एट अ टाइम आराम से इस चीज को करोगे तो पॉसिबिलिटी है यू विल बी एबल टू डू इट नाइसली. गॉट इट? चलो, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द लैंड रिसोर्सेज. नाउ अब थोड़ा सा ध्यान देना, उन्हीं चीजों पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, उन्हीं चीजों को लर्न करने की कोशिश करना विच आई एम रेफरिंग टू यू, ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. पता है हमको लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, सिंपल सा पता है, अलग अलग चीजों को सपोर्ट करता है, हमारी हर चीज में काम आता है, ठीक है. दिस इज व्हाट इट इज. इंडिया हैज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. अलग अलग जगह हमारे पास, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, ठीक है. वी हैव ऑल दीज थिंग्स. जो हमारे पास प्लेन एरियाज है वो कितने हैं? देयर आर अराउंड अबाउट 43% ऑफ द प्लेन एरियाज. प्लेन एरियाज ज्यादा होने से क्या होगा? देयर विल बी मोर एग्रीकल्चर,
there will be more development of industry. ठीक है, this is number one thing. Second, we have the mountainous areas. ठीक है, इंडिया का अराउंड 30% ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है, इट इज फॉर माउंटेन्स. फाइन. क्यों इंपॉर्टेंट है? द पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स. कुछ जो रिवर्स हैं जो ऑल थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, है ना, पेरिनियल फ्लो है जिनका ऑल थ्रू आउट द ईयर, वो क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स. And 27% of the country is of what? It is of plateau region. Plateau region हमारे लिए क्यों important है? Because this region possesses certain reserves of minerals, the fossil fuels and the different forests. क्योंकि प्लेन एरियाज पे हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो तीन एरियाज हैं, तीनों को तुमको बेसिकली यूज पता है कि हम उनके सबसे ज्यादा उनका यूज कैसे कर रहे हैं. उन एरियाज का यूज करना कि वो एरिया कोई भी यूज कैसे होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? द लैंड यूटिलाइजेशन. वी हैव लैंड एज अ रिसोर्स. लैंड इज अ रिसोर्स, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट. ठीक है, देखते हैं. नंबर वन थिंग, इट इज यूज्ड फॉर द फॉरेस्ट पर्पसेस. उन पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से वी गेट नंबर ऑफ थिंग्स, फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट. ओके. सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. दूसरा, एक तो लैंड हो गया फॉरेस्ट वाला लैंड. लैंड रिसोर्सेस, लैंड एज अ रिसोर्स का हमको यूज करना है. सबसे पहला हमने जो उसका यूज करा वो करा फॉरेस्ट के लिए. दूसरा, वो लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. ऐसा कौन सा लैंड है? विच इज बैरन और द वेस्ट लैंड. नंबर वन, विच इज बैरन और द वेस्ट लैंड. हम इसका कल्टिवेशन में यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स बिकॉज इट इज बैरन, बैरन लैंड और द वेस्ट लैंड. सेकेंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. जो लैंड हमने नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करा है, लाइक बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए. ठीक है, नाउ ये दोनों मिलाकर दिस इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ठीक है, दैट लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसमें आएगा बैरन लैंड और लैंड विच इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज. ठीक है, नेक्स्ट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सेप्ट द फेलो लैंड. फेलो लैंड अभी हम बात करेंगे कि जो हम उस पर ग्रो कर सकते हैं लेकिन हम उस पर अभी ग्रो नहीं कर रहे. ठीक है, फेलो लैंड. अनकल्टिवेटेड लैंड के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले नंबर पे वी हैव द परमानेंट पास्चर्स एंड द ग्रेजिंग लैंड. वो एरियाज जहां पर ज्यादा से ज्यादा पास्चर्स हैं, द एनिमल्स कैन ग्रेज इन दैट एरिया. ठीक है, वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है. उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स. ठीक है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया. वो लैंड का पार्ट विच इज हैविंग सम ट्री क्रॉप्स. ठीक है, कोई भी ट्री क्रॉप्स उसके अंदर है, ग्रूव्स हैं, छोटे मोटे फॉरेस्ट है, वो सब भी इसके अंदर आएंगे. थर्ड इज द कल्चरेबल वेस्ट लैंड. कल्चरेबल वेस्ट लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. जब हम किसी लैंड को 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स तक हम उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कल्चरेबल वेस्ट लैंड. इट इज कल्चरेबल. ठीक है, इसका मतलब उसके ऊपर कल्टीवेशन हो सकती है बट करंटली इट इज नॉट बीइंग कल्टीवेटेड. कब तक? फ्रॉम द मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. ये तीनों मिलाकर कौन सी कैटेगरी बनेगी? दिस विल बिकम द अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. अभी लोड मत लेना इस चीज में, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है मेरे सामने. नेक्स्ट इज द फेलो लैंड. एक होता है करंट फेलो, एक होता है अदर देन द करंट फेलो. ठीक है, हम फेलो लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं. करंट फेलो लैंड में कौन से लैंड आएंगे? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. करंट फेलो, एक साल से कम, एक साल या एक साल से कम के लिए अगर आप उस पर एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो तो किसमें आएगा? करंट फेलो लैंड. फेलो है, खाली तो छोड़ रखा है ना, वी हैव लेफ्ट इट विदाउट कल्टीवेशन. अगर 5 साल से ज्यादा अगर हमने विदाउट कल्टीवेशन छोड़ दिया तो क्या कहलाएगा वो? इट विल बी नोन एज वेस्ट. ठीक है, इट विल बी नोन एज व्हाट? इट विल बी नोन एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. एक तो ये हो गया. सेकंड हो गया हमारे पास
करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड कौन सा है? 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए कल्टीवेशन नहीं हुआ है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इट इज अदर देन द करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो अगर 5 साल से ज्यादा अगर हमने विदाउट कल्टीवेशन लीव कर दिया, देन इट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है। अगर हमने उसको 1, ठीक है, अगर हमने उसको सॉरी अगर हमने उसको 1 या 1 से लेस देन टाइम पीरियड के लिए करा, देन इट इज नोन एज करंट फेलो लैंड। ठीक है। अब जो बीच का जो टाइम पीरियड बच गया, अगर इतने टाइम तक 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल तक अगर हमने उसको अनकल्टिवेटेड रखा है, अगर हमने उसको अनकल्टिवेटेड रखा है, देन इट इज नोन एज अदर देन करंट फेलो लैंड। तीनों में डिस्टिंक्शन पता चल गया? तीनों में डिस्टिंक्शन पता चल गया? Yes, sir. फिर आता है नेट सोन एरिया। याद करो इस नेट सोन एरिया को। वी टॉक्ड अबाउट द नेट सोन एरिया कहां पर? एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में। नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, ठीक है, ऑन विच द क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज द नेट सोन एरिया। ठीक है, एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लें। अगर मान लो किसी कंट्री के पास ये लैंड है, ठीक है, जिसपे वो कल्टीवेशन करता है, तो ये पूरे के ऊपर कल्टीवेशन होती है, तो ये इसका क्या बन जाएगा उस कंट्री का? दिस विल बिकम द नेट Net सोन zone area. एरिया। ठीक है। इसी लैंड के ऊपर मैं 1 साल में 3 बार करूंगा, तो क्या बनेगा? तो दैट Growth. विल बिकम 3 टाइम्स, इट विल बिकम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इट विल बिकम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है। तो क्या बताया था? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया या तो ज्यादा होगा या इक्वल टू होगा नेट सोन एरिया के। Area के. ये वाला पॉइंट तुम्हें याद है एग्रीकल्चर Yes, वाले sir. से? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, ये सब क्या मिलके बनता है? द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है। तो जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें नेट सोन एरिया 1 आएगा। ठीक है। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया हमने उस 1 के साथ उसको 3 बार करा टोटल, 1 2 3, तो वी विल हैव 3 एज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। 3 बार वो एरिया प्लस होगा। ठीक है। ये क्या है? ये है भाई सारी की सारी लैंड रिसोर्सेज को हमने कैसे यूटिलाइज करा है। इसके अलावा अदर देन दिस, आर यू गेटिंग समथिंग इन योर माइंड कि यार ये भी तो हो सकता है, ये वाला भी तो लैंड का एरिया है। वी हैव टेकन अप ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स कि लैंड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जितने भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ऊपर वाला पार्ट, वी हैव डन ऑल दीज कैटेगरीज, अगर वो समझ में आ गया, हमारे जितने लैंड रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड यूज की कैटेगरीज मेंशन्ड है। ठीक है। उसके अंदर फॉरेस्ट का मेंशन है सारा का सारा। फॉरेस्ट कौन सा एरिया होगा? जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अंडर फॉरेस्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है। फॉरेस्ट वो एरिया होगा, देखो मान लो इस पूरे एरिया, ये जो एक लैंड एरिया मैंने ड्रॉ करा है यहां पर, इस मान लो ये पूरा का पूरा ना ट्री से कवर्ड है। ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ इतना ही एरिया गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, ठीक है, कि कितना एरिया है, उसकी कैनोपी वगैरह ये सब चीजें, ठीक है, तो उसके अंदर इतना ही इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है। तो सिर्फ फॉरेस्ट कितना बनेगा? दिस हाईलाइटेड एरिया विल बी दी फॉरेस्ट। अब Forest. भले भले ही बाकी में ट्रीज क्यों ना हो। ठीक है। समझ में आ गया? तो जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, एक्चुअल जो फॉरेस्ट, ये वाला कौन सा है? दिस इज एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। ये किससे डिफरेंशिएट करता है? फॉरेस्ट से। अब मैं तुम्हें एक लाइन बोल रहा हूं, तुम सिर्फ मेरे को ये बताना
कि आर यू गेटिंग दैट लाइन और नॉट, बिल्कुल वो नेट सोन एरिया और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया वाली है। फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, अब फॉरेस्ट एरिया क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर सारा का सारा फॉरेस्ट है, लेकिन उसमें से एक्चुअल या तो उसके, अगर मैं इस सारे को ही डेफिनेशन में ले लूं तो फॉरेस्ट विल बी इक्वल टू एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, यस सर, है ना, या वो उससे कम हो सकता है, कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। नहीं हो सकता। एक्चुअल फॉरेस्ट, सॉरी, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कैनॉट बी मोर देन व्हाट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है, चलो ये होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज पर द डेफिनेशन, ठीक है। तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, ठीक है। बैरन एंड वेस्टलैंड्स, ठीक है, बैरन वाला, ठीक है, विच इज दैट लैंड, द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज अ वेस्टलैंड सच एज बैरन हिली टेरेन्स, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं। अच्छा, रेवाइंस वी स्टडीड इन द इरोजन वाला पार्ट, रेवाइंस को हमने इरोजन वाले पार्ट में स्टडी करा था, तो वो क्या नहीं हो सकते, याद है, रिल्स, गलीज, रेवाइंस, है ना, ठीक है, वो क्या है, विच आर दोज एरियाज, दोज आर द बैरन और दी वेस्टलैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मतलब अब हम उसमें कुछ भी क्रिएट करने लग रहे हैं, वी आर बिल्डिंग रोड्स और ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, ठीक है, ये सारी वही चीजें हैं जो अभी हमने ऊपर देखी थी। दीज आर अकॉर्डिंग टू द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, कि हम इन कैटेगरीज को पहचानते हैं कि द लैंड इज यूज्ड फॉर दीज मेनी कैटेगरीज, ठीक है, एंड वी हैव डेटा फॉर ऑल दीज कैटेगरीज कि हमारी कंट्री में कितना है, ओके, और वो बस वो डेटा थोड़ा सा तुम्हें याद रखने की जरूरत है। अच्छा, कल्चरेबल वेस्टलैंड पता है ना, इट इज लेफ्ट फेलो 5 years, या अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, क्या बोलोगे, मोर more देन than 5, 5 years, वन से ज्यादा, ठीक है, वन से ज्यादा, अप टू 5, अप टू 5, कौन सा होगा, इट विल बी other फेलो than अदर देन, current fellow, व्हाट इज करंट फेलो, करंट फेलो one इज 1 year or less लेस than देन, 1, less than 1 year, ठीक है। yes sir. फेलो बेसिकली हम बार बार फेलो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वी आर यूजिंग द वर्ड फेलोइंग, व्हाट इज फेलोइंग, बेसिकली एक कल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम जो भी लैंड होता है उसको थोड़ा सा क्या दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट रेस्ट, ताकि उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो क्या हो सके, इट कैन, regain हो सके, ठीक है। नेट सोन एरिया ये तुम्हें पता ही है। लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के अंदर हम लैंड को, इंडिया के अंदर हम लैंड को कैसे कैसे यूज कर रहे थे, क्या वो धीरे धीरे, अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखी ना, यस और नो, कैटेगरीज देखी, अब उन कैटेगरीज के अंदर धीरे धीरे क्या आया है, चेंज आया है, ठीक है, क्या आया है, चेंज आया है। वो सबसे पहले तो चेंज क्यों आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज नंबर वन पॉइंट। किसी भी कंट्री का जो लैंड यूज का पैटर्न है, लैंड यूज का पैटर्न है, इट गोज थ्रू सम चेंजेस, इट गोज थ्रू सम चेंजेस, ठीक है। अब वो चेंजेस क्यों होते हैं, नंबर वन इज द साइज ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो हम पहले मान लो इस एरिया को, ये एरिया ना कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, कौन सा एरिया है, कल्चरेबल वेस्ट cultural लैंड, wasteland, कौन सा होता है ये, 5 years से ज्यादा 5 years ज्यादा है, fellow, ठीक है। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इफ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड ऑफ सम प्लेस, इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो कर रही है, उसको और ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम जो पहले कल्चरेबल वेस्ट लैंड था, हम उसको कल्टीवेशन या नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर देंगे, यस और नो, ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे, जरूरत है ना,
तो हम उसको लैंड को क्या करना पड़ेगा, जो लैंड खाली था उसको हम वी विल स्टार्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंड। यस, नंबर 1 थे। अब वो एरिया किस में आ गया, नेट सोन एरिया में। अब मेरे को एक और आंसर देना, अगर पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गई तो क्या करोगे, तो आप उसी लैंड पर मल्टीपल टाइम्स क्रॉप को ग्रो करोगे। ग्रोस वाला आ जाए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया जो है क्रॉप। वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो जब तक इंक्रीज आप करोगे जब तक वो अपनी लैंड की कैपेसिटी को टच नहीं कर जाता, और जब वो कैपेसिटी टच हो जाएगी तब आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर आओगे। ठीक है, यू विल स्टार्ट पुटिंग इन मोर प्रेशर ऑन दी लैंड। तो किसी भी कंट्री का जो लैंड यूज होगा वो क्या होगा, विद टाइम चेंज होगा। चेंज क्यों होगा, नंबर 1 इज द साइज पॉपुलेशन, ऑफ द, वो उसमें ही आ इकोनॉमी। जाएगा, पॉपुलेशन मतलब कि वो उसमें क्या है, वो इन जैसे पॉइंट्स में आ जाता है कि इकोनॉमी का कंपोजिशन क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से मूव करके सर्विसेज सेक्टर में जाती है, ठीक है, सारी कैटेगरीज को याद करो और मुझे ये बताओ कि किस कैटेगरी में चेंजेस आएंगे, किन 2 मेजर कैटेगरीज में चेंजेस आएंगे। कि जो हमारा एरिया पहले कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा था, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा था, या वो एरिया फैलो था, उन सब एरियाज के अंदर हम क्या करना शुरू कर देंगे, वेयर विल वी स्टार्ट यूजिंग दैट लैंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज, ये सब ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो अगेन किसी भी इकोनॉमी का कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इट विल गो अंडर, तो उसके साथ साथ क्या चेंज होगा, द लैंड यूज विल स्टार्ट एक्सपेंड। टू चेंज। ठीक है, contribution of the agriculture activity reduces over time, the pressure on the land for agriculture activities does not decline। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज विद टाइम के साथ अगर उनका कंट्रीब्यूशन कम भी हो जाएगा हमारी जीडीपी वगैरह इन सब चीजों में, प्रेशर ऑन द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डज नॉट डिक्लाइन, प्रेशर तो फिर भी उस पर उतना ही रहेगा। ठीक है, विल बी स्टिल डूइंग ऑल द एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज। इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो वी कम टू जस्ट वन सिंगल कंक्लूजन, एनी कंट्री विल, उसका जो भी लैंड यूज का जो भी पैटर्न है, दैट पैटर्न विल मैसिवली चेंज अगर उसकी इकोनॉमी का कॉम्पोजिशन चेंज होगा, अगर उसकी इकोनॉमी का साइज चेंज होगा, इस टाइप की चीजें जितनी भी चेंज होंगी, ठीक है, इट विल हैव इंपैक्ट ओवर व्हाट, द लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, बाकी यू विल बी एबल टू रीड इट। ठीक है, अब जब हमने ये चीज, हमने थ्योरी पार्ट इसका देख लिया, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन द थ्योरी पार्ट। लुक एट दिस, नाउ विल बी लुकिंग एट चेंजेस फ्रॉम 1950 टू 2020 वाले पीरियड में। ठीक है, तो इन 70 ईयर्स में हाउ मच चेंज वी हैव सीन रिगार्ड टू व्हाट, विद रिगार्ड टू द लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, तो विल बी लुकिंग एट दिस, पहले ऑब्जर्वेशंस देखो, आई नीड यू टू गो थ्रू दीज ऑब्जर्वेशंस वन बाय वन। ठीक है, फिर जाके हम नीचे एक बार डायग्राम को देख लेंगे एंड विल बी ऑलमोस्ट डन विद दिस। रेट ऑफ इंक्रीज is highest in the case of area under non agricultural uses। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंक्रीज किस में है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के एरिया में, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंक्रीज उसी में ही है। दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी which is increasingly depending on the contribution from the industrial and the services sector। पहले हमारी इकोनॉमी, it was based on what, the primary sector, it was based on what, the primary sector। now अब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे किस तरफ चलेगी, it has moved towards the manufacturing and now towards the सर्विस। services। ठीक है, तो जो लैंड पहले एग्रीकल्चर में यूज होता था, अब हमारी कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, फास्टेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरल यूज की कैटेगरी, किसको सपोर्ट करने के लिए, फॉर द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर ग्रोथ।
क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। द इंक्रीज इन द शेयर अंडर द फॉरेस्ट can be accounted by can be accounted for by increase in the demarcated area under the forest rather than the actual increase in the forest cover in the country. अगर हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है, तो डजंट मीन कि एक्चुअल में फॉरेस्ट इंक्रीज होने लग रहे हैं। ठीक है, इट कुड बी कि हम अपनी डेफिनेशंस को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज उसमें लेकर आ रहे हैं, सो दैट वी कैन इंक्लूड मोर एंड मोर एरियाज। ठीक है भाई, डेफिनेशन पे ना बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अभी जो अरावली का जो इशू चल रहा था, दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, डेफिनेशंस ओनली। हमारी पहले जो हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, हमारी जो कोस्ट लाइन है पहले कुछ थी, अब इट हैज मैसिवली इंक्रीज्ड। ठीक है, अगेन बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव चेंज्ड द डेफिनेशन कि हम किस चीज एरिया को कोस्ट में काउंट करते हैं। द इंक्रीज इन द करंट फेलो कौन सा था, पहले तो ये सोचो कि करंट फेलो कौन सा था, इट वाज 1 ईयर और उससे 1 और ये पहले। लेस देन, हाँ, तो उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। cannot be explained from the information pertaining only to 2 points. The trend of current fallow fluctuates a great deal over years depending on the variability of the rainfall and the cropping cycle. जो current fallow जो land है ना, उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी आती है। क्या आती है? ज्यादा वेरिएबिलिटी आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एरिया रेनफॉल पे एक साल तक उसको फेलो छोड़ देना, टू कीप इट फेलो, ठीक है, फॉर वन और लेस देन 1 ईयर, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? क्रॉपिंग साइकिल्स पे, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी में, इन सब चीजों पे। ठीक है, अब इस टेबल अब इस पूरे के पूरे ग्राफ को देखो एक बार। ठीक है, इट शोज द चेंजेस इन द शेयर ऑफ द लैंड यूज कैटेगरीज फ्रॉम 1951 टू 2019 टू 2020। ठीक है, नंबर 1, हमारा फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज हुआ है। अब सुनो, मतलब मैं नॉर्मली तुमको ये नहीं बोलता कि इसको लर्न कर लेना इसको अच्छे से, ये तुम्हें ना पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए। कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा मैसिवली इंक्रीज हो रहा है, इस टाइप की सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है, हाँ, दैट इज द नंबर 1 थिंग। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, ये 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, यस और नो? अरे भाई, ये 3.2 से 9.1 चला गया। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, इट हैज इंक्रीज्ड मैसिवली। इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हुआ है और लैंड हमारे पास क्या है, स्टैटिक है, लैंड तो इंक्रीज नहीं हुआ है ना हमारा। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो वो चीजें क्या हुई होंगी, कम हुई होंगी, विच इज द बैरन एंड द अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड। जो पहले एरियाज बैरन पड़े थे, बंजर जो जमीनें थी, उनको हम किस में लेकर आए, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में हमने इनको ग्रो किया। लर्न रहेगा ये वाला पॉइंट, यू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट, Yes. ये लर्न करना है भाई, तुम इसको मिस मत करना। नेक्स्ट इज परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, इसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब वो एरिया जो हमने मोर देन 5 years तक फेलो रखा, इसका मतलब वहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही थी। क्या कल्टीवेशन हो सकती है उसमें? हो सकती है। तो हमने उस कल्चरेबल वेस्ट लैंड को क्या करा, या तो हमने उसमें कल्टीवेशन शुरू कर दिया, नेट सोन एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से ये कम हो जाएगा। Yes. कल्चरेबल है, हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। हम बैरन वाले का किस में यूज करेंगे, कल्टीवेशन में तो ये नहीं कर सकते ना, तो हम किस में यूज Buildings. करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल यूज में। और कल्चरेबल वेस्टलैंड को हम क्या करेंगे, हम अपने नेट सोन एरिया को इंक्रीज करेंगे उससे। ठीक है, करंट फेलो ऊपर नीचे चलता रहता है, जो भी हमने बात की। ठीक है, फेलो अदर देन करंट फेलो वो भी डिक्रीज होगा, किसकी तरह, जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक दिस बैरन एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड तो हमारा डाउन आया ही है, कल्चरेबल वेस्टलैंड की तरह ये दोनों लगभग लगभग सेम सी कैटेगरीज हैं। एक 5 years से ज्यादा है,
दूसरा 1 से लेके 5 ईयर्स तक का है, ठीक है। तो इन दोनों में रिडक्शन आया है, ठीक है। एरिया अंडर मिस्क, थोड़े बहुत ट्री क्रॉप्स वगैरह ये सब चीजें, इट हैज सीन अ रिडक्शन। पास्चर्स में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ना जस्ट लुक एट इट, एक बार इसको दोबारा से देख लो एंड जस्ट कीप इन माइंड विच एरिया शोड एन इंक्रीज, ठीक है, विच एरिया शोड some kind of reduction in the land use. Just look at it. Okay. कौन से एरियाज हैं जिनमें डिक्लाइन देखने को मिला है तुमको? बैरन, अनकल्चरेबल वेस्टलैंड में डिक्लाइन होना चाहिए, तुम भी खुद सोच के देखो। अच्छा, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। एरियाज अंडर ये मिसलेनियस यूज होता है, हम मिसलेनियस से उठा के उसको किसी परमानेंट कैटेगरी में डाल देते हैं, इसलिए इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड में रिडक्शन आया। फेलो अदर देन करंट फेलो, ये सेम दोनों के दोनों क्या हैं? कल्चरेबल है। हमने उनको फेलो छोड़ रखा था। ये इन सब से क्या इंक्रीज होगा? दे विल ओनली लीड टू द इंक्रीज ऑफ द नेट नेट सोन सोन एरिया। एरिया। और अगर हमने उसको फेलो इसलिए छोड़ा था ताकि वो रीगेन कर सके, और वो रीगेन नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे वो बैरन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड बैरन को हम उठा के नॉन एग्रीकल्चर यूज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब भाई इस सारे को एक बार देख लो, ठीक है। ये 4 वो कैटेगरीज हैं जिसमें रिडक्शन है, ठीक है। और इस टाइप के चीजों से डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, विद with reference to the land use categories from 1950 to 2020, which of the following statements are correct? फिर वो तुमको बोलेगा the land under this these 4 categories showed reduction, या फिर अगर उसको ये नहीं बोलना होगा, वो ये बोलेगा कि all the categories showed and some kind of increase, तो गलत हो जाएगा पॉइंट। ऐसे करके इसको थिंक अबाउट इट। आई एम जस्ट गिविंग यू सम रेफरेंस ऑफ हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। तो ये वाली लाइन याद रखनी है जो भी हमने ऊपर ऑरेंज कलर के इन एरोज से इसको शो करा है, ठीक है। द 4 कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन, barren and the wasteland, that is number 1, the culturable wasteland, that is number 2, area under tree crops groves इसके अंदर आया है, and we have the fallow lands, ठीक है। so these 4 categories have showed an reduction, okay. The following explanation can be given for the declining trends, why we are doing it. जैसे जैसे लैंड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना, लैंड के ऊपर प्रेशर क्यों क्यों इंक्रीज हो रहा है? चेंजिंग इकोनॉमी, पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन, यस। ठीक है। बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एंड द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, द वेस्टलैंड एंड द कल्चरेबल वेस्टलैंड हैव विटनेस्ड अ डिक्लाइन ओवर द ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप की स्टेटमेंट किस क्वेश्चन में आती है? जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, A and R are correct and R is the correct reason for the A. Statement 2 is the reason for the statement number 1. The decline in land use under tree crops and groves can be explained by pressure from the agricultural land. मान लो जिन एरियाज में ट्री क्रॉप्स वगैरह हैं, छोटे मोटे जो भी एरियाज हैं ट्री क्रॉप्स, छोटे मोटे ग्रोव्स वाले, ठीक है, इन वाले एरियाज को हमने किस में कन्वर्ट करा है? एग्रीकल्चरल लैंड में, ठीक है। बिकॉज यहां पर अगर ट्रीज हो सकते हैं तो क्रॉप्स भी तो हो सकते हैं, तो हमने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया? एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, ठीक है। अब ये वाली टेबल तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगी, और ये जो नंबर्स जो दे रखे हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। जस्ट लुक, नंबर्स को लर्न मत करना, डोंट लर्न द नंबर्स, जस्ट लर्न दी व्हाट? पैटर्न। पैटर्न अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि कितने किलोमीटर है, कितने स्क्वायर किलोमीटर है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसमें से एक और पॉइंट बता देता हूँ, रेस्ट एक बार एक क्विक रीडिंग तुम दे लेना, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसे जैसे हमने जो ट्रीज वाला एरिया था, ठीक है, जो ट्रीज वाला जो एरिया था प्लस
जो कल्चरेबल वेस्टलैंड वगैरह ये सब एरियाज थे, हमने इसको किस में कन्वर्ट करा, नेट सोन एरिया में कन्वर्ट करा। ठीक है, विद टाइम जब हमारी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ने लगी तो हमने इसी नेट सोन एरिया में ही मल्टीपल टाइम्स क्रॉपिंग करना शुरू करा, मल्टीपल सीजन में। उसकी वजह से क्या पड़ा, द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, we are increasing what, we are increasing the cropping intensity. Yes or no? We are increasing the cropping intensity. कि हम कितनी बार क्रॉप्स लगा रहे हैं एक ईयर में, हम उस इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। दिस कैन बी कैलकुलेटेड। हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, बाय दिस फॉर्मूला, द परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड कि हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना है, based on the net sown area into 100 we will get a particular percentage which will tell us कि हमारी कंट्री में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। निकाल के देख लें एक बार, ठीक है। जो अभी मैंने तुमको एग्जांपल बताया था, ठीक है, उस एग्जांपल को याद करो कि नेट सोन एरिया 1 है, हम उसको 3 टाइम्स को करने लग रहे हैं, ठीक है, इंटू 100, तो हमारा बेसिकली 300% हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। 300%, यानी हम लैंड को 300% ज्यादा यूज करने लग रहे हैं। जो लैंड है आपके पास, जो लैंड है, अगर मैं कहूं कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया इज इक्वल टू नेट सोन एरिया, व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी? 100%. 100%. It means we are using the land only to grow the crops once a Once year. a time year. ठीक है, तो दैट इज व्हाट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज। क्लियर होगी बात? ठीक है, उसके नीचे ये ज्यादा कुछ है नहीं। दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, इज बेसिकली मीन्स कि कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड की प्रॉपर्टी होती है, ईदर इट कुड बी प्राइवेट या फिर उससे दूसरी कौन सी होती है, इट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, द पीपल कैन बेसिकली यूटिलाइज विदाउट वायलेटिंग एनी पर्टिकुलर राइट ऑफ अदर्स। ठीक है, इन्हीं से निकलने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, यही बाद में कम्युनिटी रिसोर्सेज बनते हैं। दैट इज व्हाट कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर। ठीक है, कि ऑन वन साइड वी हैव द प्राइवेट लैंड एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। प्राइवेट लैंड, they are individually or grouped on. The common property resources are meant to be for the use of the community. ठीक है, ओके। अब ये चीज बची हमारी बिल्कुल लास्ट में, विच इज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, अब बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली याद करना है। ठीक है, चाहे तुम 5 बारियों में इसको करो, बट बिल्कुल सेलेक्टिवली आगे बढ़ना है। ठीक है, कभी सोचो नहीं मैं इसको एक बार में इसको लर्न कर, हो जाए तो कर लो, नहीं हो तो मूव स्लोली विद दिस। ठीक है, मूव स्लोली मैं इसलिए बोलता हूं, अगर तुम है ना बहुत ज्यादा इसको पूरे को है ना एकदम से ऐसे सारे को लर्न करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वो ये क्वेश्चन आएगा कि क्या एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, क्या कोई क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से? प्रोबेबिलिटी पे है ना, क्या तुम जो सारा पढ़ रहे हो सब पे से क्वेश्चन आ जाएगा? हाँ, तुम कोशिश करते हो कि यार जितना हो सके मैं उसमें से तो निकालो। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा करोगे, ठीक है, थोड़ा करोगे इस चीज को, वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। यू विल फील लाइक ओके थोड़ा ही तो पढ़ा है मैंने, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, सो डू दैट। स्टार्टिंग वाले एरिया को पूरा है वन गो में एक बार कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे तुम उसको करते रहना। सबसे पहले आती है एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन? एस्टेब्लिश्ड ऑन 1st of June 1981। ठीक है, इट इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इट सक्सीडेड व्हाट, द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR। तो पहले PISFR थी, ठीक है, विच वॉज इनिशिएटेड इन 1965, एंड वो उसमें से निकलकर आता है द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑन 1st of June 1981। क्लियर हो गया पहला वाला पॉइंट, कहां से किसी चीज की शुरुआत हो रही है। ठीक है, इन 1976 द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर recommended establishing a national forest survey of organization leading to the creation of
FSI, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसने रिकमेंड करा, तब जाकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कहां से आया था? प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, दिस वाज इनिशिएटेड इन 1965 by the government of India with the sponsorship from Food and Agriculture Organization and the UNDP. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प किससे मिली? FA और UNDP से। दे स्टार्टेड व्हाट? द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ये बना कब? 1965 में। और ये 1965 से किस में कन्वर्ट हुआ? द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। नाउ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल में एक बार आती है रिपोर्ट, ठीक है। इन एवरी 2 years this report is published once, India State of Forest Report. Now this report is brought out by the Forest Survey of India on a biennial basis since 1987. तो 1987 से it is continuously bringing what? The India State of Forest Report. What is the parent organization of Forest Survey of India? It is the Ministry of Environment and Forest. क्या काम करना है भाई? जितने भी हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, यही तो हमारा चैप्टर है, जितने भी हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है? असेस करना और मॉनिटर करना है। तो अगर हमको अपनी कंट्री के फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है तो व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग दैट वी विल रीड? वी विल रीड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? इट इज इन देहरादून, ठीक है। ये जिनके ना अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, किसी का कोट्टायम है, किसी का देहरादून है, उनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन तुम ऐसे ही सोच लो, अभी हमने पीछे कुछ कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, इन सब की बात की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। अगर आपको ये एक टेबल में दे दिए जाएं ऐसे करके, ये बताओ ये इनके हेडक्वार्टर से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच्ड है, तो कीप दोज हेडक्वार्टर्स इन योर माइंड। हर चीज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नहीं होता, ठीक है। हाँ, FSI हैज हेडक्वार्टर एट देहरादून एंड एज पैन इंडिया प्रेजेंस। अलग अलग इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलोर। ईस्टर्न जोन का इट इज बर्नीहाट विच इज इन मेघालय, ठीक है। ओके, अब 2023 की रिपोर्ट आई, ठीक है। उससे पहले इट वाज 2021, ठीक है। ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी कौन सी इंपॉर्टेंट है? द 2023। कुछ बेसिक चीजों को कैच करने की कोशिश करना, सम, ओनली सम, ठीक है। वी वोंट बी गोइंग थ्रू द ऑल कंप्लीटली। द टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर ऑफ इंडिया, मैंने क्या वर्ड बोला? पूरा का पूरा एक साथ इसको देखो, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। आप भी ऐसा ही बोलोगे, फॉरेस्ट अलग चीज है, किन एरियाज में ट्री कवर है वो अलग चीज है, दोनों को मिक्स करके बात चल रही है। इज 25.17%, कितना है? 25.17%, क्या? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। सो अराउंड 25 लर्न रख सकते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट, जो ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, इस 25% में से अराउंड 21.76 इज फॉरेस्ट कवर एंड 3.41 इज ट्री कवर। इसके अंदर 2 कैटेगरीज दिखाई दे रही है ना तुमको, ये दोनों मिला के वी हैव 25, ठीक है। फॉरेस्ट के पास वी हैव 22 एंड ट्री कवर के पास वी हैव 3, ठीक है। ऐसे करके इसको यू विल कीप इन योर माइंड कि हमारी कंट्री में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 25.17% ऑफ व्हाट? ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। चलो, कुछ स्क्रब्स वगैरह के कुछ एरियाज हैं, छोटी मोटी ग्रास वगैरह इधर उधर की चीजें, दैट इज 1.33 टोटल करा, ठीक है। बचा हुआ एरिया कौन सा होगा? नॉन फॉरेस्ट एरिया विच इज 73.50। तो नॉन फॉरेस्ट एरिया है तो इसमें तो फॉरेस्ट का कोई पॉइंट ही नहीं, ये कुछ छोटे वाले पार्ट्स हो गए। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, दीज 2,
which gives a total of 25.17, which is the total forest and the tree cover. 3-4 बार बोला है मैंने इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए कि तुम भी इसको इसी वे में आगे मूव करोगे, ठीक है। हाँ, ये डेटा बार बार इधर उधर नहीं तुमको घूमना है। मेंस के रिगार्डिंग क्विकली ये बेसिक सारी की सारी चीजें जो प्री में पढ़ोगे उनको पढ़ा, एंड डायरेक्टली यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द आंसर राइटिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए चीजें दिमाग में भी होनी चाहिए, ठीक है, इवन फॉर द एसेज एंड अदर थिंग्स। इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर, हमारी कंट्री में फॉरेस्ट और ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, विद 156.41 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। राइज इन द फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021, दोनों को कंपेयर करना है ना। ये वाली कैटेगरी क्या इसमें इंक्रीज आया है कितने उसका, समवेयर अराउंड 156.41 स्क्वायर किलोमीटर्स का। मैक्सिमम इंक्रीज कहां पर आया है, मैक्सिमम इंक्रीज कहां पर आया है, छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहां इंक्रीज हुए हैं, छत्तीसगढ़ में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वी हैव राजस्थान। यू विल लर्न दीज स्टेट्स सारे के सारे। तरीका बता दूं, सबसे पहले उस स्टेट, सिंगल स्टेट को याद करो जो यहां पर दे रखा है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंक्रीज कहां हुआ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हो गया दिमाग में सेट। हाँ, सिंगल को लेकर चलो, डोंट पुश योरसेल्फ सो हार्ड। ये हो गया छत्तीसगढ़। मैक्सिमम इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो इट इज मिजोरम, इट इज मिजोरम। अगर हम इन दोनों कैटेगरीज की बात करें इट इज छत्तीसगढ़, सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें देन वी कैन से इट इज मिजोरम, ठीक है। लार्जेस्ट डिक्रीज किस में हुआ है, इट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स, ठीक है, व्हाट आर द टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। सबसे, ये तो हमने क्या देखा, दिस इज रिगार्डिंग द इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इंक्रीज, मिजोरम में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, लार्जेस्ट डिक्रीज किसमें, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब 3 स्टेट्स जिनके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, मैं फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं, इट इज मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहां पर तुमको ये तीनों याद करने हैं क्योंकि इसने क्या लिख रखा है, टॉप 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफिकल एरिया, सुनो मेरी बात, ये मैंने एक बड़ा स्टेट ले लिया, मध्य प्रदेश टाइप ले लिया, तो इस बड़े स्टेट में ये इतना एरिया मान लो फॉरेस्ट कवर का है, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा स्टेट ले लिया, ठीक, ये एरिया फॉरेस्ट कवर का है। अच्छा बताओ किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ए और बी में से। फॉरेस्ट कवर ए में ज्यादा है, फॉरेस्ट कवर ए में ज्यादा है। अरे तुम ये जो शेडेड पार्ट है इसको कंपेयर नहीं कर सकते दो इमेजेस में, तो ए वाला शेडेड पार्ट बड़ा नहीं है। यस। परसेंटेज किसका ज्यादा है अपने ज्योग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में, बी वाले का। तो तुम डिफरेंस समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। हाँ, ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई करो। यहां पर जब हमने बात करी मध्य प्रदेश का, क्योंकि एरिया बड़ा है तो उसके अंदर फॉरेस्ट भी ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश आगे आ गया, ठीक है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूं, इट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का लक्षद्वीप का जितना एरिया है उस एरिया का अबव 90% इज फॉरेस्ट कवर। गॉट द पॉइंट, मैक्सिमम उसका, हाँ, मैक्सिमम एरिया। अभी जो हमने बी वाली फिगर ड्रॉ करी थी क्या वो लक्षद्वीप से मैच कर रही है, यस, ठीक है, लक्षद्वीप का हो गया।
फॉलोड बाय मिजोरम एंड अंडमान निकोबार। अब ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज विद रिगार्ड टू परसेंटेज। विद रिगार्ड टू एरिया, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। विद रिगार्ड टू परसेंटेज, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। हाई फॉरेस्ट कवर, 19 स्टेट्स हैव अबव 33%। ये हमने अपना वो बना रखा है फॉरेस्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग कि यार 33% तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, हमें इसको अचीव करना है सेम को। 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव अबाउट 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो 19 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो ओके ओके चल रहे हैं, समझ गए, एम के साथ। नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज 8 states, namely Mizoram, this, have forest cover above 75%. 19 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। 8 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें 75% से ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट कवर है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो दो देखो, लक्षद्वीप एंड अंडमान। लर्न कर रहे हैं अब हम इनको, लक्षद्वीप एंड अंडमान, ठीक है। अब बाकी के देखो कौन से बच के। 7 उनमें से 7 सिस्टर्स में से रिमूव असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 6 आ गए। कौन हट गया? असम हट गया। असम, अरे 7 सिस्टर्स होती हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनमें से यस। असम को रिमूव कर दो और अपने 2 आइलैंड्स को डाल दो, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। इन सब के अंदर क्या है, मोर देन 75% ऑफ द फॉरेस्ट कवर है। लर्न हो गए नेम्स? हाँ, अंधाधुंध उसको ऐसा नहीं कि मतलब चलेगी उसमें कि एकदम से लर्न करना शुरू कर दिया। सोच लो, देख लो, कुछ पैटर्न बनता है, निकालो उसको, पैटर्न को। अभी लर्न हो गया है? हाँ। कंट्री का कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, वो भी इंक्रीज हुआ है। बस इस छोटी सी बात याद रखना, ठीक है। हाउ मच कार्बन इट इज स्टोरिंग, वो कितना स्टोर है, वो कार्बन स्टॉक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। टॉप 3 स्टेट्स, ठीक है, जिसमें कार्बन स्टॉक में अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर कार्बन स्टॉक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। रीजनल परफॉर्मेंस, द वेस्टर्न घाट्स इको सेंसिटिव एरियाज, ठीक है, विद 73% अंडर द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया का 73 अंडर क्या है, फॉरेस्ट कवर के अंडर है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज 67%। जस्ट कीप दिस डेटा इन योर माइंड इफ यू वांट टू, नहीं तो लर्न जो करने की चीज है वो तुम कर चुके हो, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो तुमने स्टार्टिंग में कर ली कि एज कंपेयर टू 2021 आर एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 150 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा मैनग्रूव्स, ठीक है, मैन इंडियन जो मैनग्रूव्स हैं, कोस्टल एरियाज में जो मैनग्रूव्स हैं, दे रिप्रेजेंट 0.15% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया के पास बहुत सारे मैनग्रूव्स हैं, कोस्टल एरियाज में मैनग्रूव्स मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब वो मैनग्रूव्स हमारे टोटल कंट्री का कितने एरिया को कवर करते हैं, लेस देन 1%। मैनग्रूव्स के एरिया में डिक्रीज हुआ है 2021 से। कितना डिक्रीज हुआ है? अराउंड 7 स्क्वायर किलोमीटर के मैनग्रूव्स कम हुए हैं, ठीक है। ये चीजें काम आएंगी जब मैनग्रूव्स के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आएगा और उसमें ये लिखा जाएगा कि ये मैनग्रूव की स्कीम जो है अच्छे से काम नहीं कर रही। क्या बोलोगे? व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ इज according to the India State of Forest Report 2023, mangrove cover has reduced by 7.43 square kilometer as compared to 2021, ठीक है। हाँ, गुजरात saw decrease in mangrove cover while Andhra Pradesh and Maharashtra experienced the increase. गुजरात में डिक्रीज हुआ है,
आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है। कौन? मैनग्रोव कवर। मैनग्रोव कवर ऑल ओवर इंडिया का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है। डिक्रीज हुए 7 किलोमीटर। फॉरेस्ट फायर्स, टॉप 3 स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, उत्तराखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। इन नेम्स को लर्न कर। उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। डन। ट्रेंड में कुछ नहीं, तुम आराम से उसको रीड कर सकते हो। देयर इज नथिंग मच इन द ट्रेंड। तो लर्न करने वाली चीजें सारी की सारी देख ली। मोस्ट ऑफ द दीज ऑल द कवर्स एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ कुछ परसेंटेज को याद रखना। जो मेजर परसेंटेज बताइए ना, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नोट द माइन्यूट वंस। ठीक है, नोट द माइन्यूट। जैसे ये है 25.17 वाली, इसको लर्न करो, करनी भी चाहिए। ठीक है। ये होगी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। वी हैव सीन हाउ द लैंड यूज इज देयर इन आवर कंट्री, कैसे वो मैनेज होता है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑल दी कैटेगरीज है। ठीक है। वी हैव सीन द भूदान एंड द ग्रामधन विच इज रिलेटेड टू द लैंड रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर के हमने सारे क्रॉप्स देख लिए हैं। ठीक है। एंड नाउ यू कैन कंप्लीटली रिवाइज द एग्रीकल्चर लैंड एंड द फॉरेस्ट resources from the start to finish. Got this?